बड़ी खबर अमेरिका के दक्षिणी इदाहो से है, जहां शूटआउट की वारदात में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हुए हैं। शनिवार को दोपहर में फायरिंग की वारदात एक बर्गर रेस्टोरेंट में हुई। फायरिंग होते ही रेस्टोरेंट में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। खबर पाकर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और हमलावरों को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में हमलावर भी मारा गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दक्षिणी इदाहो अमेरिका का, जहां पर शूट आउट हुआ। एक बर्गर के रेस्टोरेंट में ये घटना हुई, जहां पर एक अज्ञात हमलावर ने लोगों पर फायरिंग कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ जब फायरिंग का एक्सचेंज हुआ, उसमें हमलावर भी मारा गया है। ये 3 अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस शूट आउट में 3 लोगों की जानें गई हैं, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। एक और एंगल से ली हुई तस्वीर है, किसी ने गाड़ी से तस्वीर बनाई है। जैसे ही वापस शूटआउट शुरू हुआ, एक हमलावर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर है उस वक्त की है। और अमेरिका में हमेशा से गन कल्चर को लेकर सवाल उठते आए हैं, हमेशा से इस तरीके से शूटआउट होते रहे हैं। Shooting up. Hell yeah. तो आप ये दक्षिणी इदाहो अमेरिका की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक हमलावर ने एक बर्गर रेस्टोरेंट में फायरिंग कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की जानें गई, कई लोग जख्मी हुए हैं। जब इस शूट आउट की खबर पुलिस को पहुंची, पुलिस मौके पर जब पहुंची तो उसके बाद क्रॉस फायरिंग में हमलावर भी मारा गया है। तो इन एंड आउट रेस्टोरेंट का नाम है, ये एक बर्गर रेस्टोरेंट, जहां पर ये अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की जानें गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो फायरिंग का एक्सचेंज हुआ और इसमें हमलावर भी ढेर कर दिया गया। और जो जानकारी सामने आ रही है, बेहद ही हाईटेक ये पिस्टल यूज की गई थी, हाईटेक हथियार यूज किया गया था, जिसके जरिए फायरिंग की गई। वो कैसे गाड़ी की डिक्की से पहले पिस्टल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और हमलावर को मार गिराया जाता है। और अब बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां टिल्लू ताजपुरिया गैंग के गुर्गों का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात रोहिणी के यूईआर हाईवे पर पुलिस को टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 गुर्गों के आने की खुफिया जानकारी मिली। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बाइक से जा रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्रॉस फायरिंग में दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से दोनों की जिंदगी बच गई। पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक मिली है। पिछले दिनों ही काफी दिनों से इन दोनों की तलाश की जा रही थी। 2 दिन पहले यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, उसमें गोलियाँ चलाई गई थी और एक व्यक्ति जो हरीश थे, उनकी मृत्यु हुई थी। उसमें जो एक्यूज थे, हम उनकी तलाश कर रहे थे। तो अपनी सर्विलेंस के हिसाब से हम देख रहे थे कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसने हत्याकांड को अंजाम दिया है, कौन लोग हैं। तो हमें पता चला कि 2 लोग, एक राहुल और एक विशाल करके हैं, 2 गैंगस्टर। वो दोबारा किसी वारदात को अंजाम देने आने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारी टीम ने जो है ट्रैप लगा रखा था और जैसे ही वो एरिया में आए हमारे, तो हमारी टीम ने उन्हें चैलेंज किया और रुकने को कहा। रुकने की बजाय, सरेंडर करने की बजाय वो जो है हम पे फायरिंग करने लगे और हमारे 2 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अजय और प्रवीण, उनको जो है उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी थी, तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पे उनको गोली भी लगी है। फिर भी हमने जो है मिनिमम रिस्ट्रेंट करते हुए, मिनिमम फोर्स का प्रयोग करते हुए जो है हमने पैरों की तरफ गोलियां चलाई। जो गोली उनके पैर में लगी, 2 गैंगस्टर्स के, 2 गुंडों के पैरों में गोलियां लगी और वो जो है हम उनको काबू पाने में सफल हुए और हमने उन्हें काबू पा लिया। तो डीसीपी की तरफ से पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से दोनों बदमाशों
को लेकर इनपुट मिला था कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। इनकी तलाश काफी लंबे वक्त से पुलिस को थी और जैसे ही इन लोगों को पुलिस ने घेरा उसके बाद इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। रोहिणी इलाके में घटना हुई है और राहुल और विशाल नाम के दो बदमाश हैं। दोनों को लेकर जो जानकारी मिल रही है, दोनों टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े हुए हैं और जैसे ही वहां पर पुलिस ने इन्हें घेरा उसके बाद इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की जिसके बाद ये दोनों शूटर्स गिरफ्तार हो गए। क्रॉस फायरिंग में दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को भी गोलियां लगी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो पुलिस की टीम थी वो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वहां गई थी और इसी वजह से दोनों जवानों की जिंदगी बच गई है। ताजपुरिया गैंग के दोनों बदमाशों के पास से जिंदा कारतूसें मिली हैं, 2 पिस्टल मिली हैं और चोरी की एक बाइक भी उनके पास से बरामद हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, दिल्ली में ताजपुरिया गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। एनकाउंटर की कार्रवाई के बाद दोनों के पैर में गोली लगी और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों बदमाश टिल्लू ताजपुरिया गैंग के हैं। कुछ वक्त पहले हुई एक हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस को दोनों की तलाश थी और आखिरकार एक इनपुट के आधार पर दोनों को घेर लिया गया और जैसे ही बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ पाया उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि ये दोनों पिछले कुछ वक्त पहले हुई एक हत्या के मामले में वांटेड थे और पुलिस सरगर्मी से इन दोनों की तलाश कर रही थी। इन दोनों ने बीते दिनों हरीश नाम के एक शख्स की हत्या की थी और उसी मामले में पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। लगातार कई जगह पर छापेमारी भी की जा रही थी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन ये फरार चल रहे थे और जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक और वारदात को अंजाम देने के लिए वहां पर आ रहे हैं, रोहिणी इलाके की तरफ आ रहे हैं, वैसे ही पुलिस ने इन्हें घेर कर दर दबोचा और इनके दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से पिस्टल भी बरामद हुई। देश के अधिकांश हिस्से में मॉनसून फुल स्पीड में है, तो वहीं बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से गुजरात से लेकर कश्मीर तक हालात बेहद ही खराब है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश जारी है, तो पिछले 2 दिनों से बारिश से परेशान गुजरात से लेकर केरल तक आज भी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भारी बारिश की वजह से बंद पड़ा है। वहीं जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों को केंद्र ने मदद के लिए 2117 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्रीनगर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है। डल लेक घूमने आए सैलानी भारी बारिश के बीच छाता लेकर निकलते नजर आ रहे हैं। कश्मीर में आज भी बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पिछले कल 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद कई राज्यों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड की वजह से राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे भी जाम हो गया। एनएच पर लगे जाम को हटाने के लिए रोड क्लियरेंस के लिए बीआरओ की टीम वहां पर लगातार लगी हुई है। जो लैंडस्लाइड हुई है उसको हटाने का काम जारी है ताकि रास्ते को क्लियर किया जा सके और जो भी यात्री वहां से निकलना चाहते हैं वो आराम से निकल पाए। और लैंडस्लाइड जिस तरीके से हो रही है, इसी बीच अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। ये राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी की रफ्तार, पानी अपने साथ टनों मलबा लेकर के आ रहा है और जहां से गुजर रहा है वहां भारी नुकसान अलग अलग इलाकों को पहुंचा रहा है। असम के शिवसागर में भी अब बाढ़ से बुरे हालात हैं। बाढ़ के बाद राहत शिविरों में आए लोगों को भोजन और राहत सामग्री दी जा रही है। सीआरपीएफ के जवान बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत में जुटे हुए हैं। तो असम पिछले कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहा है। कई इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों गांव का कनेक्शन टूट गया है शहरी इलाकों से और इसके साथ साथ मदद वहां पर अलग अलग तरीकों से पहुंचाई जा रही है। लोग अपना घर तक छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आसाम के गोलाघाट में बाढ़ की चपेट में आने से 180 गांव प्रभावित हुए हैं। रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, लोगों की मदद की जा रही है। लोगों की इस बाढ़ की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब राज्य सरकार की एजेंसियां राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। तेज धार में बह गई कार। भारी बारिश के बाद कार की जल समाधि।
बारिश और बादल फटने से सड़क गायब। पहाड़ पर लैंडस्लाइड से बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। सड़क पर नाव चल रही है और पेट्रोल पंप पानी में डूबा हुआ है। बारिश का कहर ऐसा बरपा है कि कई जगह पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बड़े बड़े पेड़ों के उखड़ने का सिलसिला जारी है। गुजरात से कश्मीर और केरल तक मानसून की मार पड़ रही है। गुजरात में शुक्रवार और शनिवार को हुई भारी मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीर साबरकांठा की है, जहां मानसून की मार पड़ी तो नदी नाले उफान पर आ गए। ईडर के डेभोल इलाके में पार्क की हुई कार पानी में बहने लगी। साबरकांठा में यह हालात पहाड़ से आने वाले पानी की तेज धार की वजह से बने। गुजरात में पिछले हफ्ते अहमदाबाद पर मानसून की मार पड़ी थी। इस हफ्ते बारी सूरत की है, जहां 24 घंटे में 24 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। सूरत के राजहंस टेक्स पार्क इंडस्ट्रियल इलाके में भारी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में शनिवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते 27,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सूरत जिले के अंबिका तालुका में 24 घंटे में 611 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद तापी नदी में उफान है। लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया है। सूरत और इसके आसपास नवसारी, भरूच और तापी में भी 400 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। सूरत में तो आज भी हेवी रेन का अलर्ट है। एक रेड अलर्ट दिया गया था, तो उसके ही कारण कल सुबह 6 बजे से लेके आज सुबह 6 बजे तक काफी भारी बारिश सूरत शहर और सूरत जिले के तमाम तहसील में हुई है। अगर मैं एक आंकड़ा दूं तो जो एवरेज रेनफॉल जो 31 का मतलब सुबह 6 बजे से लेके आज सुबह 6 बजे तक का है, वो 222 mm तक का है, यानी कि 8 इंच से ज्यादा बारिश सभी तालुका में एवरेज रेनफॉल हुआ है। सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो अंबिका तालुका में 24 इंच के आसपास रेनफॉल हुआ है। सूरत सिटी में भी 5 से 6 इंच 24 घंटे में बारिश हुई है। बाकी सब तालुका में भी 5 से लेके 10-12 इंच तक 15 इंच तक बारिश हुई है। जितने भी हमारे आश्रय स्थान है वहाँ पे हम लोगों ने सारी जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल करवाई है, और अभी भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे बुलाई गई थी वो अभी भी हम लोगों ने तैनाती रखी। गुजरात के साथ साथ केरल में भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। सड़क पर चलती नाव, लोगों के घरों में घुसे पानी और जलमग्न पेट्रोल पंप की ये तस्वीर केरल के पथानामथिट्टा की है। पथानामथिट्टा में बीते 2 दिनों में 330 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे पंबा नदी उफान पर आ गई और कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें डूब गई, बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसे हालात में एनडीआरएफ की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चला रही है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 31 लोगों को रेस्क्यू किया है, और दूसरा डेस्टिनेशन भी मेल्लापल्ली है, हम वहाँ पे रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। हमारी टीम को जहाँ जहाँ डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से मिल रहा है, हम लोग वहाँ पे जो है तत्परता से काम करके आगे का काम हम लोग कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद केरल में सबसे अधिक प्रभावित पथानामथिट्टा, इडुक्की और कोट्टायम जिले। इन जिलों में गांव से लेकर शहर तक जलमग्न है। पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी किनारे के साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। केरल में लगातार हो रही बारिश और बाढ़, भूस्खलन जैसे हालात के बीच राज्य सरकार ने आज होने वाली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई डेट बाद में जारी होगी। इधर तिरुवनंतपुरम के पास मुथालापोझी के कोस्टल एरिया में भारी बारिश के कारण एक नाव पलट गई। इस हादसे में 2 युवक लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए कोस्ट गार्ड की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। मानसून की मार मैदान से पहाड़ तक पड़ रही है। शनिवार शाम को श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर मीना मार्ग के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और लद्दाख के जुलजिला इलाके में द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ।
इस हादसे में 4 अस्थायी शेल्टर जिसमें करीब 20 लोग रह रहे थे वो बह गया। अचानक आई बाढ़ में एक कार बह गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मशीनों के साथ ट्रैफिक बहाल करने में जुटी हैं। शिमला में हो रही भारी बारिश के कारण बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे हैं। शनिवार को हुई बारिश के बाद ओक ओवर इलाके में 2 देवदार के पेड़ गिर गए, जिससे वहां का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बड़ी हैरानगी वाली भी थी बात। और इसमें इसके साथ साथ हम सूखे पेड़ या नीचे फॉरेस्ट के अधिकारी निकाल रहे थे, वहाँ आवाज सुन के वो भी ऊपर आए कि एकदम से क्या हुआ। और बिल्कुल स्वस्थ पेड़ थे, बिल्कुल इसके साथ का सूखा पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा है। और मैंने इनको अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आप जो ड्राई पौधा है उसको भी, ड्राई पेड़ है उसको भी हटा दो। ओडिशा में आई भारी बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। पुरी के सांसद संबित पात्रा ने स्थानीय प्रशासन के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और बाढ़ राहत का जायजा लिया। राज्य सरकार को तुरंत हम इसकी सूचना भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कंट्रोल रूम में बैठ के इन पूरे विषयों की जानकारी ले रहे हैं और जो भी हो सके, जिस प्रकार की सुविधा हो सके, चाहे खाना पीना का हो, चाहे वस्त्रों का हो, चाहे पॉलीथीन का हो, जो घर के ऊपर डालने के लिए होता है, इन सभी की व्यवस्था त्वरित गति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में भारी क्षति हुई। यहाँ के अबूझमाड़ इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर 50 घर तबाह हो गए, तो 2 बच्ची की मौत हो गई। हालात का जायजा लेने पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप ने पीड़ितों का हाल जाना और राहत अभियान की समीक्षा की। साधन है, वो है, सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुए। लगभग मैं देखा था लगभग 17 सड़कें इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई पुल पुलिया इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंगनबाड़ी हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, स्कूल हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पीडीएस के हमारे दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमारे घरों का जो नुकसान हुआ है उसकी दृष्टि से लगातार हमारे जिला प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से गुजरात से लेकर कश्मीर तक हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों को केंद्र ने 2117 करोड़ की मदद राशि मुहैया कराई है। जिन 7 राज्यों को फंड अलॉट किया गया है उनमें हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी थी। अब हिमाचल को दूसरी किस्त के रूप में 193.95 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र में राहत और बचाव के लिए फंड दिया जा रहा है, जिससे कि आपदा के हालात में राहत और बचाव में देरी ना हो। संसद भवन में चंदा चोरी के नाम पर सियासी ड्रामा करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मुश्किल में फंस गए हैं। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी विधायकों के साथ 3 सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही वाराणसी में साधु संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर करवाई। दूसरी तरफ सनातन के अपमान पर पप्पू यादव के खिलाफ शहर शहर में प्रदर्शन हो रहा है। साधु संतों और हिंदू संगठनों की मांग है कि पप्पू यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच बीजेपी सनातन के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को बीजेपी उस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा कर सकती है। संसद भवन में सांसद पप्पू यादव का भगवा चोला पहनकर चढ़ावा चोरी का ड्रामा करना अब उनको काफी भारी पड़ने वाला है। संसद भवन में सांसद पप्पू यादव ने साधु के वेश में जिस तरह सनातन का अपमान किया, भगवे का अपमान किया, इसके खिलाफ देश भर के साधु संतों और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, इस सियासी ड्रामे में राहुल गांधी और एसपी सांसद अवधेश प्रसाद भी फंस गए हैं। इन तीनों के खिलाफ शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या और प्रयागराज, ग्वालियर, नागपुर और जम्मू में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और साधु संत सड़कों पर उतर आए हैं।
राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, इनके खिलाफ अब शहर शहर केस भी दर्ज होने लगे। दिल्ली में जहां बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं काशी में गुस्साए साधु संतों ने भी पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और बीजेपी विधायकों ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया है। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी वर्ग की इस प्रकार आस्था पर आघात करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वहीं वाराणसी में भी साधु संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। देखिए, आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी है? इसमें अभी राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के ही खिलाफ दिया गया है। सनातन और भगवान राम के अपमान पर अयोध्या के संतों में भारी गुस्सा है। रविवार को सैकड़ों संतों ने बैठक की, जिसमें पप्पू यादव के सनातन विरोधी ड्रामेबाजी पर संतों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर पप्पू यादव की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। पंजाब कांग्रेस के अंदर सुलग रही गुटबाजी की आग अब सरेआम तमाशा बनने लगी है। पार्टी में जारी अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक पंजाब कांग्रेस की हर एक मीटिंग में हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि पंजाब कांग्रेस प्रभारी को कहना पड़ रहा है कि बागियों को बर्दाश्त नहीं किया जाए, लेकिन हंगामा अब तक थम नहीं रहा। शनिवार को संगरूर और पटियाला में भी कांग्रेस मीटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा। पंजाब कांग्रेस में पावर का संग्राम। चन्नी पर घमासान, टेंशन में आला कमान। पंजाब कांग्रेस में कलह, बागियों का बवाल। पंजाब कांग्रेस के अंदर सुलग रही गुटबाजी की आग अब सरेआम तमाशा बनने लगी है। शनिवार को संगरूर और पटियाला में कांग्रेस की बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। संगरूर में राजा वड़िंग और चन्नी गुट आमने सामने आ गए। हालात इतने बिगड़े कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। संगरूर में जिस वक्त हंगामा हुआ, उस वक्त पंजाब कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। पार्टी के नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता किसी की भी सुनने को तैयार नहीं दिखे। पार्टी में जारी गुटबाजी पर कांग्रेस के आला नेता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बैठक में हुए हंगामे को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग सीएम भगवंत मान की साजिश बता रहे हैं। अगर कोई 50 ਬੰਦੇ आके किसी दी मीटिंग दे विच नुकसान करदे आ, विरोध नहीं करदे ਜਾਂ कुछ इस तरह दा काम करदे, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, जो मैनू पता लग्या कि ये ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 50 ਬੰਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਲਲ ਮਚਾਇਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच राजा वडिंग को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि उनकी आवाज नारों के शोर में दबकर रह गई थी। जो संगरूर में हुआ, कुछ वैसा ही हंगामा पटियाला में भी हुआ। पटियाला में भी पंजाब कांग्रेस में चल रहे मतभेद उभर कर सामने आ गया। यहां भी चन्नी गुट के समर्थकों ने बैठक में हंगामा किया। बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के संबोधन के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। राजा वडिंग मंच से बार बार कार्यकर्ताओं से शांत रहने और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। चन्नी के समर्थकों की मांग थी कि जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को ही पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਵਰਕਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी से पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भड़क गए हैं। भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि पार्टी अब बागियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी नेताओं को सूचना है, सब नेता जैसे जैसे समय होगा आएंगे। जो भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चुनाव हो सकता है फरवरी 27 के पहले नवंबर महीने में होगा, तो हमारे पास केवल 3 महीने हैं और इस 3 महीने में हमको पार्टी संगठन भी मजबूत करना है, वैचारिक रूप से भी, सांगठनिक रूप से भी, और लड़ाई हमारे सामने जो और विरोधी दल हैं उनसे है। तो ये इस लड़ाई की तैयारी हमारी हम लोग मुकम्मल करेंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल इन दिनों आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने और नेताओं के मूड भांपने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। लेकिन जिस तरह कांग्रेस की हर बैठक हंगामे की भेंट चढ़ रही है, उससे साफ है कि कांग्रेस पंजाब में विरोधियों के खिलाफ कम, अपने अंदर की कलह से ज्यादा परेशान है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान से अरेस्ट किए गए जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को लेकर बंगाल एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। अरेस्ट किए गए जैश ए मोहम्मद के ऑपरेटिव ने सीएम शुवेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इसके अलावा खुलासा हुआ कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस की वर्दी पहनकर गड़बड़ी फैलाने की योजना भी बनाई गई थी। आरोपी हमीम मंडल को शुक्रवार को ईस्ट बर्धमान से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया गया। एसटीएफ ने जानकारी शेयर करते हुए बताया कि जांच में हमीम मंडल के पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से कनेक्शन होने की बात सामने आई। वो उनके कहने पर काम कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने हमीम को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मूवमेंट पर नजर रखने का काम सौंपा। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान साहिबगंज में चल रहे सोशल मीडिया हैंडल से पता चला कि जिसे अर्पिता नाम की महिला चला रही थी वो हमीम के संपर्क में थी। एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता सरकार नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे, तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। और इसके साथ ही हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ
कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। तो ये हमने हमीम मंडल को अरेस्ट किया, अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया, दोनों को प्रोड्यूस करके बर्दवान कोर्ट में यहां पे लाया गया है और इनकी फर्दर इंट्रोगेशन इस मैटर पे जारी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राजऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। कॉलेज के एक्स-रे विभाग की एक दराज से बम बनाने के कथित तरीके से जुड़ा एक संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुआ। मामला सामने आते ही कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्र सरफराज खान को हिरासत में ले लिया है। साथ ही ड्यूटी पर मौजूद 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया। हमारे यहाँ का एक्सरे टेक्नीशियन स्टूडेंट है 2025 बैच का। कुछ बच्चे आए मॉर्निंग ड्यूटी में एक्सरे रूम में, तो उन्होंने बताया कि एक कागज़ मिला हुआ है जिस पे कुछ संदिग्ध चीज़ें लिखी हुई थी बम से संबंधित। तो उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बताया, उसके ज़रिए हमें पता लगा, जिसकी सूचना हम लोगों ने तत्काल पुलिस को दे दी। इस समय पुलिस अपनी जो है SOP के अनुसार जो है कार्रवाई कर रही है। पूछताछ के लिए जो साथ में ड्यूटी पे थे उस समय रात में उन लोगों को भी लिया है। और खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़िए की कार से टक्कर के बाद बड़ा हंगामा हो गया। गुस्साए लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट की और उसकी कार को भी तोड़ दिया। पुलिस ने हंगामा और मारपीट के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया है। सड़क पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। लाठी डंडों से कार में तोड़फोड़। बीच सड़क पर हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ हो रही है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन या तो वो बीच बचाव कर रहे हैं या फिर मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो बना रहे हैं। तस्वीरें देवभूमि हरिद्वार की हैं, जहां इन दिनों सावन के महीने में कांवड़ियों का हुजूम पहुंचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार को रात करीब 8:30 बजे हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे कांवड़ियों की ऑल्टो कार से एक अन्य कांवड़िए की हल्की टक्कर हो गई, जिससे उसकी कांवड़ खंडित हो गई। जैसे ही कांवड़ खंडित होने के बाद आसपास से गुजर रहे दूसरे कांवड़ियों को पता लगी, सबने कार को रोककर चालक की पिटाई शुरू कर दी। ड्राइवर की पिटाई के साथ ही कुछ लोगों ने कार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाठी और डंडे से कार के शीशे तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, कार की छत पर चढ़कर उस पर उछल कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हैरानी की बात यह है कि हंगामे की खबर पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन वो ये सब रोकने की बजाय बस घटना का वीडियो बनाती रही। शुरुआती जांच में पता चला है कि ऑल्टो कार में सवार शख्स भी कांवड़िया ही है, जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहा था, लेकिन रास्ते में कांवड़िए से उसकी कार टकरा गई और ये बवाल हो गया। पुलिस ने पीड़ित कार चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मौके से एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है और अब इस घटना के वायरल वीडियो और CCTV फुटेज की मदद से दूसरे आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटना के बाद हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ लेकर पहुंच रहे सभी शिव भक्तों से अपील की है कि कांवड़ मेला एक पवित्र पर्व है। सभी भक्ति भाव से यहां आएं और शिव की नगरी से जल लेकर अपने अपने घरों को लौटें। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उत्तराखंड पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की देशव्यापी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान का मकसद देश के युवाओं को नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूक करना है। इस अभियान से देश के जेनजी को नशा मुक्त भारत के साथ साथ 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ना भी है। यह अभियान 100 हफ्तों तक चलेगा। हर संडे को खेलकूद, वॉकथॉन, मेडिटेशन सेशन, नुक्कड़ नाटक और कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। आज पूरे देश में 10,000 जगहों पर एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां 1 करोड़ से ज्यादा युवा नशा मुक्ति की शपथ लेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारतीय मुक्केबाजों का जलवा देखने को मिला। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है।
जबकि मुक्केबाज जादूमणि सिंह, मानदिंग बाम, लवलीना बोरेगोहाई और नरेंद्र बनवाल को सिल्वर मेडल मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग कंपटीशन में भारत ने 7 गोल्ड मेडल के साथ रिकॉर्ड के साथ अपना सफर खत्म किया। भारत ने 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल के साथ बॉक्सिंग मेडल टैली में टॉप स्थान हासिल किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। थोड़ा सा तो निराशा है कि मैं गोल्ड नहीं जीत पाई। मैंने कोशिश पूरा किया था और मेरा मैच भी ऐसा ही क्या बहुत क्लोज गया और उससे ज़्यादा खुशी है मेरा टीम के लिए। टीम ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, इतने सारे गोल्ड और पूरी टीम का जो एफर्ट, कोचेस और पूरा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नमेंट, सब ने इतना सपोर्ट किया है, तो उसके लिए ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हम इंडिया टीम जो पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 मेडल लेने के लिए हम इतना होते थे बॉक्सिंग में, लेकिन अभी पूरा टीम 10 का 10 मेडल है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्डन प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग में भारत को 7 गोल्ड मेडल मिले हैं। भारत ने पहली बार एक ही खेल में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। 3 मुक्केबाजों को सिल्वर मेडल मिले हैं। इसके साथ ही वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं जूडो में पहली बार भारत को गोल्ड मिला। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत की झोली में सोना डाला। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलीट ने भी शानदार प्रदर्शन किया। शॉटपुट F57 में शर्मिला और शॉटपुट F57 में सोमन राणा ने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं 100 मीटर T47 में दिलीप गावित ने भारत को गोल्ड दिलाया। भारत को कॉमनवेल्थ खेलों में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। 10वें दिन भारत को 16 पदक मिले हैं। भारत अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। महिला 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अरुंधति चौधरी ने इंग्लैंड की चैंटेल रीड को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बॉक्सिंग के पहले राउंड में 4 जजों ने अरुंधति चौधरी के पक्ष में फैसला दिया, जबकि दूसरे राउंड के बाद सभी 5 जज अरुंधति के सपोर्ट में नजर आए। आखिरी राउंड में भी भारतीय मुक्केबाज ने मुकाबले की रफ्तार अपने कंट्रोल में रखी और प्रतिद्वंदी को वापसी का मौका तक नहीं दिया। आखिरकार 5-0 के सर्वसम्मत फैसले के साथ उन्होंने भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया। अभी तो बहुत राहत मिल रही है, बिकॉज इतने दिन से यही था कि हाँ एक बार नेशनल एंथम बजवाना है, नेशनल एंथम बजवाना है, और आज फाइनली वो दिन आया कि मेरे वेट कैटेगरी में नेशनल एंथम जरूर बजाए। थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे इंटरनेशनल पे अपना नेशनल एंथम सुनने का ये है कि मैं जब भी खेलूं इंटरनेशनल तो मेरे वेट में तो नेशनल एंथम जरूर बजे। अरुंधति की जीत पर कोटा के उनके घर पर जबरदस्त जश्न मनाया। अरुंधति ने जैसे ही बॉक्सिंग का बाउट जीता, परिवार वाले झूम उठे। उसका बहुत लंबा सफर रहा है, इंजरी से बहुत परेशान रहती है वो, फिर भी वो घर वालों को हर समय खुशी देती है और अभी भी हमें उम्मीद थी वो गोल्ड ही लेके आएगी। और ऐसी बेटी सबको दो, बेटी नहीं है वो एक बेटा है, तो मैं गोल्ड लेके आऊंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला बॉक्सर का धमाल जारी है और इसी फहरिस्त में भारत की साक्षी चौधरी ने भी कमाल करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट की पूरी तरह से धराशायी कर दिया और 5-0 से मुकाबला जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से। तो पुरुषों के बॉक्सिंग मुकाबले में अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। अंकुश ने इंग्लैंड के बॉक्सर डिमेजी शिट्टू को 4-1 से हराकर भारत के लिए सोना जीत लिया, तो वहीं सचिन सिवाच ने कांटे की टक्कर में गोल्डन पंच लगाया। 60 किलोग्राम भार वर्ग में नामीबिया के बॉक्सर को 3-2 से हराया। दोनों मुक्केबाजों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली। लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बाउट जीतनी है कैसे करके। और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब बात है, मेहनत है और ऐसे ही खेलता है ये, जी लगा के जान लगा के शुरू से ही लेके आखिर तक।
बहुत खुश हैं, बहुत। सभी परिवार भी, गांव भी, देश भी, सबके लिए अच्छा है। टिंग में रुचि थी ज़्यादा, फिर अपने टेकराम कोच थे, उसने अपना इसको मेहनत कराई, इसने मेहनत करी तो राम बरसिया चाहे घाम लकड़िया चाहे कुछ होया, प्रैक्टिस दोनों टाइम इसने करी। कितनी भी कहीं भी इसको वो नहीं होया, कितने हार भी गया तो फिर जीतेगा, फिर बोला ईब नहीं तो फिर देखेंगे, उल्टा नहीं हटा, अपने मेहनत पर लगा रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ी भविष्य में और भी बड़ी सफलताएं हासिल करें।